हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग जैक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट पेपर 3 है मैथ्स का, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और देखो बच्चों, इसमें भी जो है जैसे पिछला हम लोगों ने मॉडल सेट पेपर 1-2 किया था, उसी आधार पर सेट 3 में भी सवाल दिए गए हैं। देखो सेक्शन ए में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -3 7 टू -3। तो मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला बार बार बताया है, याद रखोगे। डिस्टेंस फार्मूला √x2 - x1 का स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का स्क्वायर। तो आपको ये x1 y1 मानना है, ये x2 y2 मानना है, और इसके आधार पे यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है। तो आंसर आएगा 5 यूनिट। ठीक है ना, यूनिट मेंशन करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं दिया है, तो आपको यहाँ पे मीटर यूनिट मेंशन कर देना है। ओके ना, बस यूनिट लिख दो, दैट्स ऑल। मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखना है, बस यूनिट। सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/5 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ए एंड सेक ए। तो आपको क्या करना है, साइन ए को 3/5 है तो आप रेशियो नंबर को k मान लो। तो साइन थीटा होता है p/h। ठीक है ना, क्या होता है p/h। तो p जो होगा 3k हो जाएगा और h 5k होगा। इन दोनों की मदद से आप b निकाल लो, √h² - p²। ठीक है ना, तो √5k का स्क्वायर - 3k का स्क्वायर। तो ये देखो 16k का स्क्वायर 4k आ जाएगा। फिर आप कॉट ए और सेक ए पूछ रहा है तो निकाल सकते हैं। तो कॉट ए b/p, तो b की जगह पे 4k, b की जगह पे 3k, तो 4/3। सेक ए बराबर h/b, तो h की जगह 5k, b की जगह 4k, तो आंसर हो जाएगा 5/4। ठीक है ना। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो बोल रहा है बच्चों एवेल्युएट करना है यहाँ पर वैल्यू। ठीक, 2 sin 30 इंटू cos 30। तो देखो बच्चों sin 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/2 होता है, और cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होता है। कुछ नहीं करना, बस वैल्यू आपको यहाँ पर पुट कर देना है। तो 2 × 1/2 cos 30 √3/2, तो √3/2 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो प्रूव दैट 1048 1023 1042 और 1067 बराबर 1 है। बच्चों यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज करेंगे, 1090 - थीटा बराबर होता है बच्चों cot थीटा। ओके, तो देखो हम क्या करते हैं, ये दोनों को एट इट इज छोड़ देते हैं और ये दोनों को हम लोग फार्मूला पे चेंज करेंगे। ओके, तो 1048 को 1090 - 42 लिख देंगे और 1023 को 1090 - 67 लिख देंगे। अब 1090 - थीटा देखो cot थीटा, 1090 - थीटा cot थीटा आ गया ना, cot 67। अब आप क्या करो, cot 42 1044 को 42 को एक साथ रख लो, और cot 67 1067 को एक साथ रख लो। अब देखो बच्चों tan थीटा इंटू cot थीटा जो होता है वो 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1, तो 1 × 1 बराबर 1 होगा। ओके, तो आंसर 1 करेक्ट होगा। आई मीन 1 बोले तो प्रूफिंग है ना, तो RHS 1 आ जाएगा। ओके, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों 5 में देखो कह रहा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। बच्चों कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है, देखो हेमिस्फीयर कुछ इस तरीके से है, तो कर्व का मतलब सिर्फ इतना दूर का एरिया बाहर वाला, तो ये बाहर वाला होता है 2πr²। अगर टोटल सरफेस एरिया कहता है तो 2πr में एक नीचे वाला को भी ऐड कर देते πr²। तो बस 2πr² है, तो 2 × π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू देखो यहाँ पर रेडियस दिया है तो 14 × 14 मल्टीप्लाई करोगे तो 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके, इसके बाद देखो फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम द डेटा। क्लास देखो दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है, बस CF पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी दिया रहे और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछे तो बच्चों हम लोग ऐड करते चले जाते हैं। जैसे पहला 10 होगा, फिर 10 में 15 ऐड किए, 25 में 12 ऐड किए, 37 में 20 ऐड किए, 57 में 9 ऐड किए, कितना हो गया 66। तो यही आंसर हो जाएगा बस। इसके बाद देखो क्वेश्चन है 1 कार्ड इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल सफल डेस्क ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर एंड अ स्पेड। बच्चों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो ताश के पत्ते होते हैं उनके गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो सैंपल स्पेस जो हो जाएगा बच्चों वो 52 होगा। और हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है एक किंग ऑफ रेड कलर। बच्चों टोटल जो कार्ड होते हैं 52, उसमें 26 जो होते हैं रेड कलर के होते हैं और 26 जो होते हैं बच्चों वो ब्लैक कलर के होते हैं कार्ड। ठीक है ना, तो किंग ऑफ रेड कलर का कहानी हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर रेड किंग जो होंगे वो रेड कलर के जो किंग होंगे वो 26 में आएंगे। तो हम मान लेते हैं ईवी द इवेंट ऑफ रेड कलर, मान लिए अ किंग ऑफ रेड कलर, इवेंट ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर मान लेते हैं, तो इसकी घटना 26 होगी। ठीक है ना, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी
वो 26/52 1/2 होगा। फिर E2 इवेंट मान लो स्पेड की जो टोटल नंबर्स होते हैं 13 होते हैं, तो N ऑफ E2 जो हो जाएगा 13 बाय N ऑफ S 52, तो 13/52 जो होगा 1/4 होगा। ओके, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। बी में देखो कह रहा है द पॉइंट 1 2 4y x6 and 3 5 taken in order the vertices of parallelogram then find the value of x and y। बच्चों पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल्स होते हैं, और इनके डायगोनल एक दूसरे को जो है ना इक्वली डिवाइड करते हैं। जैसे ये पार्ट इसके बराबर होगा और ये पार्ट जो होगा इसके बराबर होगा। ओके, तो देखो इक्वली डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ पे मिडिल सेक्शन वाला फार्मूला लगाएंगे। जैसे मिडिल सेक्शन फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और p इसका मिडिल पॉइंट है, ab का मिडिल पॉइंट है, ये मान लो xy है। तो बच्चों ये p xy जो निकलेगा वो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2 क्या होगा 2। तो आप देख रहे हैं इस AC और BD का मिडिल पॉइंट कॉमन O है, तो हम यहाँ पे मिडिल पॉइंट वाला फार्मूला लगा दिए 1 प्लस एक्स। देखो ये 1 प्लस x/2, 2 प्लस 6/2 बराबर 4 प्लस 3/2 एंड y प्लस 5/2। अब आप इसको इससे कंपेयर कर दो, इसको इससे कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो x और y मिल जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हुज वर्टिस का ABC दिया है। बच्चों यदि कोई ट्रायंगल ABC हो तो इसकी एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है। आपको ये x1 y1 मान लेना है, इसको x2 y2 और इसको x3 y3, और ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 की जगह ये वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे पूरा वैल्यू को पुट करके, तो बच्चों ये सॉल्व करके आएगा आंसर्स 8 यूनिट। ठीक है ना, कितने आएंगे 8 यूनिट्स आएंगे, 8 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है 8 स्क्वायर यूनिट पुट कर देना है। ओके, स्क्वायर यूनिट चूंकि एरिया है तो एरिया का यूनिट जो होगा स्क्वायर यूनिट। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10। देखो बच्चों 10 में क्या कह रहा है कि सर्कस वर्कर इज वॉकिंग ऑन ए स्ट्रिंग। एक सर्कस का खिलाड़ी है, वर्कर है जो स्ट्रिंग पे चल रहा है। स्ट्रिंग बोले तो ये वाला होगा धागा ना, 20 मीटर लॉन्ग, जिसकी लंबाई कितनी है, स्ट्रिंग बोले तो ये काफी मोटा रस्सा होगा जिसपे ये चलेगा। ठीक है, धागा तो नहीं चलने वाला है, रस्सा पे चलेगा जो 20 मीटर लंबा है। विच इज बेल्ट आउट इज टाइड टू ए टॉप ऑफ पोल, जो इस पोल से देखो बंधा हुआ है, जिसकी हाइट मान लो हमने h मान लिया है। ठीक है, इफ द एंगल ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड लेवल 30 डिग्री, ये देखो स्ट्रिंग और ये ग्राउंड से जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ पोल। ये पोल का हमसे हाइट पूछ रहा है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। आप इसमें मान लेना AB को क्या मान लेना, हाइट ऑफ पोल मान लेना, AC लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और ये BC ग्राउंड हो गया, ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो sin 30। देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन होता है ना sin 30, तो sin 30 बराबर AB अपॉन AC, तो इससे h निकल जाएगा। ठीक है ना। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 वेयर 2a एक्विट एंगल होगा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18। अब फिर tan को cot में बदल दो, क्योंकि देखो cot 90 माइनस थीटा जो होता है बच्चों tan थीटा होता है। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो आप इसको cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं बराबर cot a माइनस 18। अब दोनों तरफ cot को आप क्या करो कंपेयर करो, तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 आएगा। तो आप 2a को उधर ले जाओ, 18 को इधर ले आओ, तो 108 बराबर 3 है, तो a का मान 36 डिग्री होगा। ओके, इसके बाद देखो एक कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन है कि एक ट्रायंगल बनाना है जिसका साइड 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल। ठीक है, देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल सिमिलर टू इट जिसका साइड 2/3 है। ठीक है, तो बच्चों देखो सबसे पहले तो आपको 4 सेंटीमीटर का एक साइड लेना है, फिर एक 5 सेंटीमीटर का आर्क काटना है, फिर एक 6 सेंटीमीटर का आर्क काटना है, फिर इसको आप इसको मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, तो ये तो आपका ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल के बाद यहाँ पे एक एक्विट एंगल बनाना है। एक्विट एंगल बनाओगे उसके बाद इसको कितने भाग में बांटोगे 2:3, तो 3 पार्ट में, 3 पार्ट में बांटोगे और 3 वाले पार्ट को इससे मिला देंगे। ध्यान देना बच्चों, जब प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में होना तो लास्ट वाला को इससे मिलाते हैं, और जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे मान लो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मान लो 7:5 रहे, ठीक है ना,
तो लास्ट वाला को, ये 5 वाला जो पार्ट होता है ना, उसको हम इससे मिलाते, 7 वाला को ना मिला के 5 वाला को मिलाते, नीचे वाला पार्ट को हम इससे मिलाते। लेकिन जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो नीचे वाला पार्ट को इससे मिलाएंगे। ओके, अब करना क्या है आपको ध्यान दो, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन में आपको दिखा रहा हूँ क्या किया है। सबसे पहले मैंने ए बी बना लिया 4 सेंटीमीटर का, फिर एक ए सी आर्क लिया 5 सेंटीमीटर का, बी सी आर्क लिया 6 सेंटीमीटर का, तो इस तरह एक ट्रायंगल बन गया। हम यहाँ पे एक एक्यूरेट एंगल बनाए, मान लो हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया है, ठीक है। अब इसको मैंने 3 भाग में बांट दिया और ये तीसरा पॉइंट को हम इस बी से मिला दिए। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्रोटेक्टर से मेजर किया जो एंगल है, वही एंगल हम यहाँ पे प्रोटेक्टर से ड्रॉ कर लिए। ओके ना, आप इससे भी कर सकते हो, कंपास से भी कर सकते हो, या प्रोटेक्टर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप ये एंगल ड्रॉ करोगे तो ये दोनों लाइन देखो ड्रॉ होगा जो कि पैरेलल होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें सिमिलर ट्रायंगल बनाना है तो ये पैरेलल होना एकदम कंपलसरी है। अब आपको करना क्या है बच्चों, ध्यान देंगे, ये जो ट्रायंगल बना है इसका जो एंगल आप है इसको प्रोटेक्टर से मेजर करो, वही एंगल आप इस पॉइंट पर मेजर करके बना दो, तो एक ट्रायंगल जो है ए बी डैश सी डैश मिलेगा जो ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर होगा। ओके, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो कह रहा है कि एक सर्किल ड्रॉ करो 4 सेंटीमीटर का और एक पेयर बनाओ टेंजेंट का सर्किल के सेंटर से 6 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ कर लेना है, फिर इसके सेंटर ओ से 6 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस आपको कंसीडर करना है, ठीक है ना, कितना सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का एक क्या करना है डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे एक आर्क ले लेना है। ओके, क्या लेना है बच्चों, 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि इस 6 सेंटीमीटर का जो हमने आर्क लिया तो वो 6 सेंटीमीटर हुआ, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, फिर इसको सेंटर मानना, फिर इसको सेंटर मान के क्या करना बच्चों कि यहां से एक ट्रायंगल को ड्रॉ करना, एक सर्किल को ड्रॉ करना। ये सर्किल इस लाइन में जहां पे कट करेगा उससे इस सर्किल का जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको मिला देना, और यही जो है आपका कंस्ट्रक्शन रेडी हो जाएगा। ये सर्किल बन गया। हमने एक सर्किल ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर का और बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट, तो देखो ये पी और ए क्यू, ये जो होगा पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ होगा। ओके, चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17, ये सॉरी 17 कह रहे हैं, 14 है ना। 14 में देखो कह रहा है कि अ बैग कंटेन 5 रेड white 8 white and 4 green marbles. A marble is drawn at a random. What is the probability that drawn marble white, drawn marble red होगा या not a green marble? बच्चों देखो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस निकालोगे तो सैंपल स्पेस जो होगा 5 + 8 + 4 होगा 17 हो जाएगा। और इवन मान लो इवेंट दैट गेटिंग ए व्हाइट मार्बल, तो व्हाइट मार्बल का घटना टोटल 8 हो जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 8/17 होगी। फिर देखो सेकेंड बोल रहा है रेड मार्बल, तो रेड मार्बल की घटना जो है 5 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5/17 होगी। कितनी होगी? 5/17। फिर बोल रहा है नॉट ए ग्रीन मार्बल, तो ग्रीन मार्बल देखो 4 है, तो प्रोबेबिलिटी 4/17 होगी। और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 में से आपको घटा देना है 4/17, तो ये 13/17 हो जाएगा। तो सी का आंसर जो होगा 13/17 होगा। समझ रहे हो ना? इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर जो है 15, सेक्शन सी का 15 क्वेश्चन बोला ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। जैसे एक ट्री है, स्टॉर्म की वजह से इसका ऊपर वाला पार्ट टूटा और टूट के जो है ग्राउंड में टच किया और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड से। देखो ग्राउंड से ये 30 डिग्री का, ये ए बी जो है ये टूटा हुआ पार्ट है ट्री का, और ये जो है बी डी के बराबर है। ए बी जो है किसके बराबर है? बी डी, क्योंकि यहां से टूट के ऐसे गिरा है। ओके, और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड ट्री ऑफ द पॉइंट, देखो ये फुट हो गया ट्री का, एंड जहां पे टच हुआ है उसके बीच का डिस्टेंस दे रहा है फुट ऑफ द ट्री, पॉइंट वेयर द टॉप टचेज इज 8 मीटर। इसका मतलब ये डिस्टेंस 8 मीटर है। हमसे हाइट ऑफ ट्री पूछ रहा है, तो बच्चों हाइट ऑफ ट्री कैसे निकालेंगे? तो ये हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बीसी निकालना होगा और बीडी निकालना होगा। बीसी और बीडी जब निकल जाएगा तो बीसी प्लस बीडी बराबर जो हो जाएगा एसी के बराबर होगा, क्योंकि बीडी जो है एबी के बराबर है। तो हमने वही किया है यहाँ पर। सबसे पहले ट्रायंगल बीसीडी में बीसी निकालने के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस वाला रिलेशन लिया 10 30,
इससे हमें BC मिल गया। फिर से BCD में हम क्या ले रहे हैं, ये निकालने के लिए बेस और हाइपोटेनस वाला रिलेशन cos 30 ले लिए, ठीक है ना। इससे हमें BD निकल गया। और अब क्या करना है हमें, ये AC जो होगा AB जोड़ BC के बराबर होगा, और इस BC के जगह हमें AB की जगह हमें लिख देना है BD। AB की जगह क्या लिख देना है, BD। तो देखो BD हो गया 16/√3 और AB हो गया BD हो गया 16/√3, तो AB भी कितना 16/√3। देखो ये और ये बराबर है, और ये BC हो गया, कितना निकाले हो BC इधर 8/√3। तो ये दोनों को आपको ऐड कर देना, 8/√3 और 16/√3 दोनों को ऐड करोगे तो 24/√3, इसको डिवाइड करोगे तो देखो 8√3 आ जाएगा। तो आंसर जो होगा 8√3 मीटर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है 2 क्यूब है जिसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर है, इन टू इन ज्वाइन किया गया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। बच्चों 2 क्यूब है जिनका प्रत्येक में वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दोनों को इन टू इन जोड़ेंगे तो देखो ये क्यूबॉइड का शेप ले लेगा, कुछ इस तरीके का शेप लेगा। तो हमने मान लिया साइड ऑफ ईच क्यूब जो है वो 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब AQ होता है, तो AQ बराबर 64, इससे आप A निकाल लिए। अब ये A और ये A जोड़ेंगे तो देखो ये 2A हो जाएगा, तो 2A बराबर कितना, तो 2 × 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड बना है उसका लेंथ 8 रहेगा, लेकिन ब्रेथ और हाइट जो है वो तो सेम रहेगा 4 और 4। तो आप लेंथ और ब्रेथ हाइट यहाँ पे मेंशन कर दोगे, और उसके बाद इसका सरफेस एरिया फाइंड करोगे रिजल्टिंग क्यूबॉइड का 2 × LB + BH + HL, और वैल्यू पुट करोगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एक बार आंसर चेक कर लेना, कैलकुलेशन गलत तो नहीं ना है, ठीक है। आंसर कितना होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर दिया है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। ओके, तो बच्चों यहाँ पर बोल रहा है एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 222 सेंटीमीटर और डायमीटर 24 सेंटीमीटर, उसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर माउंट किया गया है जिसका हाइट 60 सेंटीमीटर और रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसकी डायमीटर 24 है तो रेडियस 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है 8 ग्राम है, तो इस पूरे वॉल्यूम का आपको मास फाइंड करना है। ओके, तो देखो हम क्या किए, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम निकाल लिए। सिलेंडर का वॉल्यूम πr² h होता है, तो पाई इसका रेडियस r1 मान लिए, इसके रेडियस r2 मान लिए, इसका हाइट h1 मान लिए, इसका हाइट h2 मान लिए। ओके, फिर देखो यहाँ पर फार्मूला लगा दिए, πr1² h1 + πr2² h2, पाई कॉमन ले लो दोनों में, तो r1² h1 + r2² h2, r1 का वैल्यू 12 देना, r2 की वैल्यू 8 देना, h1 की वैल्यू 220 और h2 की वैल्यू 60। सबको सॉल्व करोगे, ठीक है ना, तो ये कैलकुलेशन आएगा। और बच्चों अब हम करना क्या है यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब जो दिया है वो 8 ग्राम दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ जितना निकाले हो वॉल्यूम उसका मास निकालने के लिए हम 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, इसको फिर कैलकुलेट किया तो इतना आंसर आया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, सब तो करीब करीब एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन जब दिया था तो वहां पे बोला था पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना। बच्चों पाई की वैल्यू 3.14 यूज करोगे तो आंसर 892 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। आप देखना मैच कर लेना, क्लियर है ना। ऐसे हमने पाई का वैल्यू 22/7 दिया, इसलिए आंसर आया है 893.0742 किलोग्राम। ओके, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 में देखो कह रहा है फाइंड द मीन। तो क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया है, तो हम इस क्लास की मदद से क्या करेंगे, क्लास मार्क निकाल लेंगे। कैसे निकालते हो, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो देखो कितना का डिफरेंस है 10-10 का, तो ये 10-10 का डिफरेंस बढ़ेगा। फिर FI XI निकालो, शॉर्टकट मेथड मैंने मीन बनाया है, तो शॉर्टकट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI, तो वैल्यू बटाइए बराबर मीन। ओके, तो आंसर 78 आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो 19 नंबर में क्या दे रहा है, फाइंड द मोड। अब की बार मोड पूछा है,
ओके। तो मोड में देखो क्लास दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया है। बच्चों मोड निकालने के लिए बस हमें फ्रीक्वेंसी की ही रिक्वायरमेंट होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर मान लो मोड में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हो तो आपको उसकी मदद से पहले फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। जैसे फ्रीक्वेंसी से सी एफ निकालने में ऐड करते हैं, उसी तरह सी एफ से एफ निकालने में माइनस करना होता है। ओके, तो देखो ये क्लास, ये फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे आपको देखना है फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा डेटा है ना वो F1 हो जाएगा। इसके ठीक ऊपर वाला F0 या F0 आप बोल सकते हो, और इसके नीचे वाला F1 के नीचे वाला F2 होगा। मोड निकालने का फॉर्मूला देखो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H है। F0 भी बोल सकते हो इसको। ओके, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये F1 है, ये F0 है, F2 है। यहाँ पे ये वाला L हो जाएगा 18 और H दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 6 दिया है। ये सब वैल्यू रख के आपको यहाँ पर पुट कर देना है फार्मूला में। L की जगह पे 18, F1 की जगह 35, F0 की जगह 25, 2 इंटू 35 हो गया F1 की जगह पे, फिर माइनस F0 की जगह 25 और F2 की जगह 18। सबको कैलकुलेट करोगे बच्चों तो आंसर जो है 20.23 आएगा। तो आई होप आपको सारे सवाल अच्छे समझ में आए होंगे। चलो इसके बाद जो है बच्चों हम लोग 2 सेट और बच गया है, सेट नंबर 4 और 5। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसके सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।